नमस्कार, जय हिंद। हमने देखा पहले 15 प्रॉब्लम्स देखे, अभी देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 16। तो इसमें हमने एक सर्वे किया था कि प्लांट डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू नॉर्मल वेरिएंट एंड बायोटेक्नोलॉजिकली और जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम क्रॉप्स सीड्स एंड इन नॉन मेकनाइज्ड फार्मिंग इसमें है। ठीक है, तो ऐसे देखा गया है कि बड़े आश्चर्य की बात यह है कि बहुत सारे चीज़ें पहले ही हमारे काश्तकार लोगों को पता रहती है। जैसे कि अगर गेहूं हमें बोना है तो नॉन इरिगेटेड लैंड में जहाँ पे पानी कम है वहाँ पे 30 सेंटीमीटर की गैप रहती है दो पेड़ के बीच में, गेहूं के जो ये रहते हैं। और इरिगेटेड लैंड रही तो 22 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रहता है। और इसका अवेयरनेस, इसकी जानकारी 99% काश्तकारों को थी। अब जब जेनेटिकली मॉडिफाइड रहा तो नॉन इरिगेटेड में 22 सेंटीमीटर और इरिगेटेड में ऑलमोस्ट 18 सेंटीमीटर रहता है। इसकी भी जानकारी 99% काश्तकारों को थी, 1% लोगों को नहीं थी। ठीक है, कॉटन यानी कि कपास में भी ऐसा ही है कि 28 से 32 इंच की नॉन इरिगेटेड में और 36 इंच की इरिगेटेड में अवेयरनेस 99% और नॉन इरिगेटेड में 45 सेंटीमीटर जेनेटिकली मॉडिफाइड में और 44 सेंटीमीटर इरिगेटेड में। यहाँ पे भी 99% लोगों को पता है। बाद में केला में और सोयाबीन में भी ये सारी जानकारी लोगों को थी। फिर हमने उनको पूछा कि भाई ये आपको जानकारी कहाँ से मिली, क्योंकि जैसे दो साइड रहती कि 1% को नहीं पता तो क्यों नहीं पता, तो हम लोग उसी के ऊपर जोर देते क्यों नहीं पता नहीं पता। अरे बाबा, 99% लोगों को पता है तो उनको कहाँ से जानकारी मिली। तो पॉजिटिव साइड भी देखते हैं, सब कुछ बुरा ऐसा नहीं है। 60 करोड़ में से अगर ऑलमोस्ट 59 करोड़ लोगों को पता है तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई वो। तो उनको कैसे पता चला, हम देखते हैं। ठीक है, तो हाउ फार्मर्स गॉट अवेयर अबाउट प्लांट डिस्टेंस, द बेस्ट सोल्यूशन ऑलरेडी अडॉप्टेड, मेनी एक्सटेंशन मेथड यूज टू एजुकेट द फार्मर्स सच एज। एक्सटेंशन मेथड कौन सी थी? तो लीफलेट्स कृषि सेवा केंद्र से मिली थी। लीफलेट्स, वो उनको पत्ता मिला था, उसके ऊपर कुछ लिखा था, उन्होंने पढ़ा या किसी से पढ़वा लिया और समझ लिया। मीटिंग एट विलेज, तालुका डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है, मीटिंग्स हुई थी, उसमें पता चला। जिनको पता चला उन्होंने आके फिर अपनी मीटिंग बना के अपने आजू बाजू के लोगों के काश्तकारों को बताया। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कैंपस में उनको खरीफ और रबी के हंगाम में बुलाया गया और उनको बताया गया। ऑन स्पॉट, जैसे ठोसर साहब ऑन स्पॉट जाके बताते थे, वैसे वहाँ पे जाके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे जाके उनको बताते हैं। बाद में कृषि संजीवनी कैसे जब बुकलेट्स रहते हैं पंजाब और कृषि विद्यापीठ वगैरह, उनसे वो उनको पता चलता है। उनको बराबर गेहूँ करते हैं, गेहूँ के पेज के ऊपर जाके वो देखते हैं महाराष्ट्र में ऐसे ऐसे होता है। बाद में क्रॉप डेमोन्स्ट्रेशन होता है कि ये क्रॉप है, उसका वीडियो देखने का, ऐसे करने का, या तो फिर कोई आता है वो जाके प्रत्यक्ष बताए कि ऐसे ऐसे करने का। ऑन जॉब डेमोन्स्ट्रेशन। रेगुलर टेलीविजन प्रोग्राम, हमने तो कई सालों पहले डेडिकेटेड एग्रीकल्चर चैनल चाहिए, हर भाषा में चाहिए, हमने पहले ही सजेस्ट किया है। तो अभी रेगुलर टेलीविजन प्रोग्राम से पता चलता है। ऑन रेडियो एज माझं घर माझं वावर, मराठी में माझं घर माझं वावर, ये मराठी प्रोग्राम कई सालों से, मुझे लगता है कि मेरे बचपन से भी पहले से है। तो ऐसा नहीं कि सरकार प्रयास नहीं कर रही, सरकार प्रयास कर रही है, बस ये है कि ग्रास रूट लेवल तक पहुंचना चाहिए, यही हमारा सजेशन है। माई एग्रीकल्चर लैंड माई होम, दैट इज, यानी मेरा घर और मेरी खेती बाड़ी, इसका ये रेडियो प्रोग्राम है। 6:30 बजे से 6:35 तक आता था हमारे बचपन में। अभी पता नहीं, क्योंकि रेडियो टेलीविज़न तो चले गए, मोबाइल से हर किसी के हाथ में। ठीक है, बाद में जो 1% लोग हैं जिनको नहीं पता, उनको आधार बेस्ड और ऐप बेस्ड
जानकारी देनी चाहिए, ऐसे हमें लगता है। लोकल गवर्नमेंट, ग्राम पंचायत, सेंट्रल गवर्नमेंट से सारी जानकारी पहुंचानी चाहिए। जैसे पूरा मैं बताया था कि वो बीएससी हुए बच्चे हैं जिनको एग्रीकल्चर का पूरा टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है, उनको जाके ऐसे जॉब निर्माण करने चाहिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कि वो जाके इधर का नॉलेज वहाँ तक पहुँचा सके। ठीक है। बाद में 17 प्रॉब्लम ऑफ नॉट नोइंग एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड रिक्वायर्ड। सोल्यूशन क्या है इसके ऊपर कि ऑप्टिमाइज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड रिक्वायर्ड इन जेनेटिकली मॉडिफाइड एंड नॉन नैनो टेक्नोलॉजिकल मॉडिफाइड और जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड जो रहते हैं और नॉर्मल क्रॉप्स के लिए, ये दोनों देखें। तो हमने देखा कि एक एग्जाम्पल लिया हमने कि केमिकल फर्टिलाइज़र कितना लगता है कि 120 kg ऑफ नाइट्रोजन प्लस 60 kg ऑफ फॉस्फोरस लगता है, जैसे नॉर्मल सीड्स को वीट के लिए पर एकड़, और जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स को 80 kg नाइट्रोजन प्लस 40 kg फॉस्फोरस लगता है। ठीक है, ऐसे हमने देखा। फिर फॉर इरीगेटेड लैंड, बाद में नॉन इरीगेटेड लैंड में भी देखा कि 40 kg नाइट्रोजन, 20 kg फॉस्फोरस, ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो हमको पता चला कि 99% लोगों को ये पता है। ठीक है, ये केमिकल फर्टिलाइज़र की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ों की जानकारी मालूम करें तो आप कमेंट्स में डालिए, हम आपको प्रोवाइड करेंगे, चिंता मत कीजिए। बहुत सारे लोग तो जानकारी देने को बैठे हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सच है। और ठीक है, बाद में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का भी है कि 15 टन कंपोस्ट और प्लस और काउडंग और प्लस समथिंग और काउडंग, ऐसे हो सकता है ये नॉर्मल सीड्स को, और जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स से तो 10 टन कंपोस्ट और काउडंग रहेगा। और काउडंग ये भी हो सकता है, प्लस हो सकता है और काउडंग भी हो सकता है, इतना याद रखना। तो आप एक बार पूछ के रखना कि कौन से सीड का प्रकार है, यानी कौन सी सीड है। ठीक है, कौन से बीज है। अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड रिक्वायर्ड कि नीम लीफ का एक्स्ट्रा 50 kg पर एकड़ लगेगा। कहाँ पे? नॉर्मल सीड्स को, वीट यानी गेहूँ को। और मे नॉट बी रिक्वायर्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड, कभी कभी नहीं भी लगता, और लगता है तो 40 kg पर एकड़ लगता है, इतना भी। कभी कभी नहीं भी लगता, इतना याद रखना, क्योंकि वो डिजीज रेजिस्टेंस हो जाती है। जैसे हमको पहले वैक्सीन दिखा तो वो रोग हमें होता नहीं, वैसे वो सीड को पहले से वैक्सीन दे के रखते हैं, तो उसको कभी कभी लगता नहीं, कभी कभी लगता है, तो पूछ के देखना। नाउ फाइव एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड, ये भी समझा के बताना पड़ा कि जितना चाहिए उतनी दवाई क्यों देने की, एक की गोली क्यों लेने की। अगर बुखार आया तो एक की गोली लिया, जिसके कारण पैरासीटामोल लिया तो आपका बुखार उतर जाता है, तो 10 लेने की क्या ज़रूरत है, ये उनको बताना पड़ा। अगर बुखार नहीं तो उसकी ज़रूरत भी नहीं है कि नहीं, यानी ये सारी चीज़ें समझा के बतानी पड़ती है कभी कभी। कोई भी आदमी रहो, अरे इंटेलिजेंस से इंटेलिजेंट रहो या गवार आदमी भी रहो, सो कॉल्ड, मुझे तो आज तक एक भी गवार आदमी नहीं मिला इस दुनिया में। ठीक है, इतना मैं आपको बता के रखता हूँ, मुझे तो सारे लोग इंटेलिजेंट दिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ सुसाइड बाय फार्मर्स एंड इम्पैक्ट ऑफ वेरिएबल्स लाइक रेनफॉल, सब्सिडीज, सेलिंग प्राइस, सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी, स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी, प्रॉफिट टर्न बाय फार्मर्स, ईटिंग हैबिट्स ऑफ फार्मर्स, इतना सारा सर्वे किया है। ठीक है, 1000 फार्मर विदर्भ और मध्य प्रदेश एरिया के लोग। अगर रेनफॉल है यानी ज़्यादा बारिश गिरती है तो 25% से ज़्यादा बारिश गिरती है और सारा बह जाता है तो 39% लोगों ने ज़्यादा सुसाइड किया है, और 25% से कम गिरती है तो 11%, यानी ये सारा भी सर्वे हमने किया है। सब्सिडीज़ कम मिलती है तो सुसाइड ज़्यादा होते हैं, सब्सिडीज ज़्यादा मिलती है तो सुसाइड कम होती है। मिनिमम सेलिंग प्राइस, एमएसपी फार्मर्स कैन नॉट डिसाइड, फार्मर्स डिसाइड नहीं कर सकते, तो वो सरकार ने कुछ करना चाहिए इसके ऊपर। मिनिमम सेलिंग प्राइस अच्छी मिली कि कम से कम इसमें क्विंटल में बेचा गया और उसमें फ़ायदा हुआ, तो लोग कम सुसाइड करते हैं, खुदकुशी करते हैं, और बहुत नुकसान हुआ तो सुसाइड करते हैं यानी खुदकुशी करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी और स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी, ये जल्दी से जल्दी टाइमली लेना चाहिए ऐसे उनको लगता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरा डेटा आने के बाद ही वो डिसीजन लेते हैं, ये इनको भी पता रहना चाहिए।
है कि नहीं? तो उनको लगता है कि ये कुछ काम नहीं करेगा, ऐसे नहीं रहता, उनको सारा जानकारी मिला तभी वो डिसीजन लेते। 1 महीना ज़्यादा रुके तो उनको और फ़ायदा हो सकता है। उन्होंने सुसाइड करने से पहले सोचना चाहिए कि सरकार हमारे लिए ही काम कर रही है। इतना उनको अगर कॉन्फिडेंस दिया तो डेफिनेटली हो सकता है। ठीक है। बाद में प्रॉफिट अर्न, अगर ज़्यादा प्रॉफिट कमाया तो सुसाइड तो डेफिनेटली कमाए, और कम प्रॉफिट रहा 50% से ज़्यादा लॉस रहा तो लोगों ने 42% लोगों ने ज़्यादा सुसाइड किए हैं। ठीक है। ईटिंग हैबिट्स के ऊपर, जो वहाँ पे पका रहे, गेहूँ पका रहे और गेहूँ खा रहे हैं, तो अगर उनके यहाँ पे 100 बोरे गेहूँ पकता है, उसमें से 1 बोरा रख दिया तो उनका साल भर का अगर होता है तो उनका कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो गेहूँ पका रहे लेकिन खाने वाले चावल है समझ में आ रहा है। तो लेकिन ये ईटिंग हैबिट्स अगर चेंज हुई तो सुसाइड हुए ऐसे बहुत कम ही हुआ है ऐसे। बाद में वूका, वनरेबिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी और एम्बिग्यूटी, यानी भेद्यता, अनिश्चितता, जटिलता और अस्पष्टता, इसके ऊपर तो काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके कारण डेफिनेटली अगर अचानक बारिश आ रही है और नुकसान हो रहा है तो क्या करने का, कुछ नहीं कर सकते। इसके कारण भी सुसाइड हुए हमने देखिए लास्ट टाइम, तो इससे भी फ़र्क पड़ता है। इसके लिए हमको ट्रेनिंग देना ही पड़ेगा। ठीक है। तो हम इसमें तो सारे डिटेल्स हमने देखी है, लेकिन उसके कुछ क्वेश्चंस है वो भी देखते हैं ये टेबल के ऊपर, और सॉल्यूशंस भी देखते हैं। प्रॉब्लम ऑफ सुसाइड ड्यू टू अनइवन रेनफॉल हमने देखा। बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है कि हमने बहुत बताया कि हर खेत में अगर टैप से पानी मिलेगा और पाइप लगा के दे सकेंगे तो वो सबसे बढ़िया रहेगा। आगे जाके हमें ये सोचना ही पड़ेगा भारत में। प्रॉब्लम ऑफ इनकॉन्स्टेंट सब्सिडीज़ के ऊपर तो बेस्ट डिसीजन गवर्नमेंट ले सकता है और आधार बेस्ड हो सकता है। मिनिमम सेलिंग प्राइस कि काश्तकार लोग ही डिसाइड कर सकते मिल के, और सरकार मदद कर सकती है। सरकार लेगी और काश्तकार वो एक्सेप्ट करेंगे, उसके बजाय ये लेंगे और सरकार के साथ काम करके मिलेंगे, तो यानी एक अच्छे तरीके से होना चाहिए, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलना चाहिए इसके ऊपर। कि अगर टेलीविज़न की और कार की कीमत वो डिसाइड कर सकते हैं सरकार ने, तो इसकी भी कीमत काश्तकार लोग ही डिसाइड करें, ना कि सरकार। ऐसे उनका कहना है, मैं नहीं कह रहा। ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ डिलेड अनफेवरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी, वो मैंने पहले बताया कि सरकार को डेटा चाहिए, उसके बाद में डिसीजन ले सकते। तो इन्होंने को भी समझना चाहिए और इनको भी समझना चाहिए कि टाइमली डिसीजन होना चाहिए। वही सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के बारे में वही है। ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ लीस्ट प्रॉफिट अर्न, इसके ऊपर हमने एमएसपी के बारे में पहले ही बोला है। ईटिंग हैबिट्स ऑफ फार्मर्स, वो हमको उसके ऊपर भी बात की हमने। और प्रॉब्लम ऑफ वूका ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, जिसके ऊपर हमने अभी बात की है कि उसके ऊपर ट्रेनिंग देना आवश्यक है। और वूका के ऊपर ट्रेनिंग देने के बाद ही चाइना एग्रीकल्चर में सबसे आगे बढ़ रहा है। इवन अमेरिका, इजराइल और बाद में सऊदी अरेबिया भी आगे बढ़ रहा है। ठीक है। तो हमें भी कभी ना कभी ये डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है। कुछ सजेशन है, कुछ गलती हुई तो माफ़ कर दीजिए, कुछ सजेशन है तो बताइए। हम ऑलवेज इम्प्रूव करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। जय हिंद।